हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल ही हमने ये खबर दी थी कि कल रात को पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज किया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म के हसास मजहबी मामलात के ऊपर किसी बहस की, नशोशात की और मुबाहिसे की, मनाजरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगर आज ऐसा हुआ कि लाहौर प्रेस क्लब पे लब्बैक पार्टी के कुछ अरकान आए और वहाँ पर पुलिस ने उनको धर लिया। उसके बाद भी कुछ जगह पुलिस बिठाई गई है और कुछ गिरफ्तारियों की खबर है। हमारे साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं शिराज हसनात। शिराज, बताइए ये अचानक क्या हुआ? सर, ये पहले से प्लान शुदा था। प्रोफेसर साजिद मीर साहब जमात अहले हदीस के सरबराह हैं, उन्होंने अखबारात में इश्तिहार दिए और उनका ये दावा था कि जो अमेंडमेंट की गई हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत कानून में वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं और जो मजहबी पार्टीज़ गवर्नमेंट को कंडेम्ड कर रही, क्रिटिसाइज़ कर रही इस मामले पे, वो उन्हें चैलेंज करते हैं कि वो मनाजरा कर लें। और प्रोफेसर साहब ये दावा कर रहे थे कि वो इस कहीं पे भी मनाजरे के लिए तैयार हैं और वो चैलेंज करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट नहीं की। उसी हवाले से उनके उस एड्स की रोशनी में लब्बैक पार्टी के जो अशरफ आसिफ जलाली साहब थे, इन्होंने एक ख़त लिखा प्रोफेसर साजिद मीर साहब को और उन्हें ये कहा कि ठीक है, मनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, तो आप हमें वक्त और तारीख जो है उसका तयन कर दें, बता दें कि कहाँ पे मनाजरा करना है। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ और आपसे मनाजरा कर लूँगा। इस दौरान में दोबारा से प्रोफेसर साजिद मीर की तरफ से एक लेटर उनके तर्जुमान ने जारी किया कि जनाब, पहले मनाजरा हम कबूल करते हैं, लेकिन मनाजरे से पहले जो है वो हम अखलाकी हदूद, टाइम और प्लेस आपस में बैठ के तय कर लें, जिसका लब्बैक पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। और लब्बैक पार्टी ने खुद से ही एक इश्तिहार बना के, जिसमें एक तरफ अशरफ साहब की तस्वीर और दूसरी तरफ साजिद मीर साहब की तस्वीर थी, अपने कारकुनों को यह हिदायत जारी की कि वो 4 बजे जो है वो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पहुँच जाएँ। और इसी तनाज़र में कल जो बेसिकली हुकूमत पंजाब ने 1 माह के लिए सेक्शन 144 इम्पोज की और ख़ास तौर पे उसमें सारे मजहबी मामलात का हवाला दिया गया था कि किसी किस्म की कोई तकरीर, मनाजरा या कोई इस तरह का प्रोग्राम अरेंज नहीं किया जाएगा, वो इसी सारे बैकग्राउंडर के तनाजुर में था। तो साजिद मीर साहब एंड कंपनी की तरफ से कोई जवाब ना आने पर आसिफ जलाली साहब और उनके तकरीबन कुछ अहबाब जब प्रेस क्लब पहुंचे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके बल्कि हिरासत में लेके फौरी तौर से वहां से मूव कर दिया। अब इस वक्त शहर में टेंस सूरत हाल है। जो लब्बैक पार्टी के सेक्रेटेरिएट हैं, यतीम खाना और ताजबाग, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसी तरह जो सुन्नी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है और दूसरी जमातें जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और इनकी फेवर में स्टेटमेंट दे रही हैं, उनके दफातर और घरों के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है। और इसी तरह प्रोफेसर साजिद मीर का जो मदरसा है रावी पार में, वहाँ पर और उनसे उनके जो मकतबा फ़िक्र के हामी लोग हैं, ये जो उनकी सपोर्टिव अलायंस पार्टीज़ हैं, उनके मदरसों और मसाजिद के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है। तो गिरफ्तारियां जो है वो सर एक चीज़ ये बताइए, सुन्नी तहरीक बीच में आई, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज इशू कर दी जिसमें उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बातें की हैं कैप्टन सफदर के बारे में। जब उनसे पूछा गया उनकी मुतनाज़ा स्टेटमेंट के बारे में, तो बीच में सुन्नी तहरीक इस सारे मामले में कैसे आ गई? सर, सुन्नी तहरीक इस सारे मामले में लब्बैक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, वो उसके मकतबा फ़िक्र से एग्री करते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पहले दी से एक तरफ बरेलवी हैं, तो ये एक फैक्टर है जो कम अज़ कम दोनों तरफ के सेक्ट का आमने सामने आने का है। तो एक्चुअली इसमें ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि कौन आपके सेक्ट का ज़्यादा प्रो है या आपके सेक्ट के साथ मुताबिक रखता है, उसको ज़्यादा सपोर्ट किए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट एक्चुअली दे आर क्लेमिंग और इंस्टेड ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली चैलेंजिंग ईच अदर। तो सेम केस जो है वो साजिद मीर साहब की तरफ है कि जो उनके मकतबा फ़िक्र के हामी जो मौलाना हजरात हैं या जो पार्टीज़ हैं या जो दीगर मजहबी तंजीमें हैं, वो उनकी सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दे रही हैं। और इसी वजह से जो कल 1-4 इम्पोज की गई थी, आज उसी तनाजुर में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। बल्कि इस वक्त भी जो CAE सेंटर है जहाँ आसिफ जलाली साहब को उनके कुछ साथियों को रखा गया, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में कुछ मदरसों के स्टूडेंट्स और कुछ उलमा हजरात बाहर मौजूद हैं, पुलिस के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। माल रोड पर भी एक मुजाहरा हमें देखने में आया, लेकिन सूरत हाल जो है सीमिंगली वो कंट्रोल में है। सर, कोई इस मामले को ठंडा करने के लिए कोई हुकूमत ने कोई स्टेप उठाया है या आपके ख्याल में ये बस उन्होंने जो धरना था वो तो धर लिया? नहीं सर, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई राब्ता नहीं किया गया, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो खास तौर पे लब्बैक पार्टी के वो थोड़े अग्रेसिव हैं, क्योंकि बिल्कुल उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो यही क्लेम कर रहे हैं। जो उनका क्लेम है कि जी साजिद मीर साहब जो है वो भाग गए और नहीं है। साजिद मीर साहब का ये कहना है कि हमने पहले ने ये दावत दी थी कि आप
तमाम अखलाकी इक़दार तय करें, टाइम तय करें, वो तय नहीं हुआ, लिहाजा इस वजह से हम नहीं आए, चैलेंज हमारा बदस्तूर बरकरार है। तो गिरफ्तारी चूंकि लब्बैक पार्टी की हुई है तो वो लोग थोड़े से एजिटेशन में, दूसरी तरफ अभी थोड़ा सा सुकून है, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी इनको इनके हाल पे छोड़ा हुआ है। सिक्योरिटी अलबत्ता बहुत बीफ्ड अप की हुई है। बज़ाहिर जो है बज़ाहिर तो जाहिर है कि ये एक मजहबी मनाजरे का और उससे लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में पड़ने का मसला है, लेकिन मैं पॉलिटिकल हिसाब में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लब्बैक पार्टी जाहिर है कि अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, NA-120 से पहले वजूद में आई, 5,500 वोट लिए। ये जो आज का ब्रेक थ्रू है 7,500, ये जो आज का ब्रेक 200 के करीब से आज का जो ब्रेक थ्रू है लब्बैक पार्टी को सियासी तौर पे, मसलन अगर मैं लब्बैक का सरबराह हूँ तो आज तो मैं बहुत खुश होऊंगा, हर तरफ हम मेरे ही चर्चे हैं, मेरी पार्टी के चर्चे हैं, तो ये तो खुदा की तरफ से एक मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें कि वो अपना मैक्सिमम जो है वो मेन स्ट्रीम में आने के फल ज़ाहिर है। आप बता सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त लब्बैक को मिल रहे हैं, ये उनके हक़ में नहीं जा रही ये चीज़ें? मुसर साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ इस सारे सिनेरियो के बाद, और ख़ास तौर पे NA-120 से के इलेक्शन से पहले ये जो रिलीजियस सेंटीमेंट या ये फैक्टर था ये कहीं नज़र नहीं आता था, और हम लोग इसको तीसरे नंबर पे भी कंसीडर नहीं कर रहे थे, हम लोग इसको चौथे नंबर पे कंसीडर कर रहे थे, शायद उसके भी बाद। मगर इलेक्शन रिजल्ट्स में जहाँ ये 7200 की वोट लेके आ गए, वहाँ पर अब इनके कुछ जो हदूद अरब है वो भी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग गया है, और ये अगर आप ये कहें कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ों में अपनी टांगे अड़ाना शुरू इन्होंने कर दी हैं, और बाकायदा तौर पे अपनी जो पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेजेंस है वो इन्होंने शो करना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल गलत ना होगा, लाइक वी आर कंटिन्यूसली रिसीविंग देयर मैसेजेस अबाउट देयर एक्टिविटीज विद इन द सिटी। सो यही हुआ है, और बिल्कुल अब इनकी बदकिस्मती ये कह लें कि जितनी बड़ी तादाद में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 बजे का टाइम इन्होंने प्रेस क्लब में दिया था कि बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स खासतौर पर जो इनके और इनके नजरियात के हामी जो लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उतनी बड़ी तादाद में वो लोग इकट्ठे नहीं हो सके, और यही वजह थी कि पुलिस ने इनिशियली जो इनके चेयरमैन थे अशरफ आसिफ जलाली और उनके साथ को 10-15 लोग थे उन्हें हिरासत में ले लिया। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव एलिमेंट इनकी साइड पे है, मगर ऑफ कोर्स दे हैव स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ कैंपेन एंड दे आर ट्राइंग टू गेट सम पॉजिटिविटी और फेवरेटिज्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज। और जब ये मैं इस मौके पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, गोल्डन ब्रेक थ्रू या कम ही मिलता है किसी पार्टी। सही बात। अल्टरनेटिव भी क्या था उस? हाँ, आई मीन ये भी तो हम सोचे ना कि सही है आप करने देते। हाँ ठीक है, अब ये वही शहर है, आपको याद होगा, जहाँ से अहमदी राइट शुरू भी हुई। बिल्कुल एक लिहाज से अभी 50s की बात है। ठीक है, अगर आमने सामने आप ले आए, साजिद मीर जाहिर है कि कुछ हद तक हुकूमत की वकालत करते हैं, राइट? अज्यूम तो यही है ना, दोनों एक मौक़िफ़ पे तो नहीं, मनाजरा बैन कर देते। जैसे साजिद मीर के दफ्तर के बाहर उन्होंने पुलिस भेज दी, लब्बैक के दफ्तर के बाहर ही पुलिस भेज दी। अब बाकी जो मामला फैला शहर में, कारकुन गिरफ्तारियाँ और जो भी एक्टिविटी है पॉलिटिकली जबरदस्त, पॉलिटिकली तो उनके लिए गेन है, और उसको इसी तरह ही इसको ज़्यादा अक्लमंदी से भी टैकल किया जाए। इन्होंने कहा कि कम लोग आए थे एक्सपेक्टेड, तो पुलिस की तो चांदी हो गई जाहिर है। तो पुलिस ने जो जिस तरह वर्कर्स को पकड़ा था, तो उसका एक नमूना छोटा सा अगर दिखाऊं कि वो एक कारकुन को पकड़ के लेके जा रहे हैं तो क्या दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई, वो ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए। चलो हम छोड़ के आते हैं। जी जनाब, तो कह रहे चलो तुम्हें छोड़ के आ जाते हैं। तो कारकुन की आवाज़ नहीं आई मुझे। कारकुन की आवाज़ आई थी शुरू में, वो कहा था कि मनाजरे के लिए आया हूँ जी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो पुलिस ने बहरहाल इसको वो कर दिया, लेकिन टेंस सूरत हाल है। होपफुली ये इससे आगे नहीं बढ़ेगी, उम्मीद यही है। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और आज सपहर अचानक फ़ौज के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR की जानिब से ये ख़बर आई कि एक कैनेडियन शहरी जॉश बोयल और उनकी अमरीकी निजात अहलिया और 3 बच्चों को कुरम एजेंसी से
अमरीकी इंटेलिजेंस की टिप के ऊपर बाजियाब कराया गया है। ये जो जोड़ा था इनको अफ़गानिस्तान में 2012 में अगवा किया गया था और कहा यह जा रहा है कि दौरान उनकी उनके ये 3 बच्चे पैदा भी हुए और आज ये ऑपरेशन हुआ है। उसकी कुछ और डिटेल्स भी आई हैं जिसके मुताबिक इत्तला ये मिली थी कि तालिबान ने उनको पकड़ा हुआ जिसके बाद वहाँ एक गन बैटल हुई और वो 5 अगवाकारों को हलाक किया गया और उसके बाद इनको बाजियाब कराया गया, जिसमें वो खातून एक शार्पनर लगने से ज़ख्मी भी हुई हैं। जी एक्चुअली वो जोशुआ बॉयल ज़ख्मी हुए हैं अकॉर्डिंग टू हिज फादर। सुबह उनकी बात हुई है अपने वालिद साहब से और यही कह रहे थे कि जी हमें गाड़ी की डिग्गी में बंद करके ये ले गए थे, फिर गन फायर की आवाज़ आई जो जाहिर है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस थे जो ऑपरेशन लॉन्च करे थे, हॉट ऑपरेशन था। अच्छा, दोनों तरफ के बयान से फिर वो थोड़े से जख्मी, दोनों तरफ के बयान से एक बात सिग्निफाई हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि इस जोड़े को हक्कानी नेटवर्क जी ने जो है अपनी हिरासत में तहवील में रखा हुआ था और हक्कानी नेटवर्क ने ही इनकी वीडियो जारी की थी जिसमें 3 कैदियों की रिहाई के बदले इनको आज़ादी देने का कहा गया था ओबामा के। अच्छा, वीडियो वो तब आई थी जब जलालुद्दीन हक्कानी, बड़े हक्कानी साहब, उनके एक साहबजादे अनस हक्कानी, उन्हें 2014 में गिरफ़्तार किया गया और फिर अचानक से काबुल में र्यूमर्स आने लगी कि उनको हुकूमत ने सजाए मौत देने का फैसला कर लिया। तो उसके बाद फिर ये वीडियो आई तो उससे पता चला कि ये हक्कानी नेटवर्क के उसमें हैं, हिरासत में हैं। ISPR जो है उसने कहा जी ऑपरेशन से जाहिर होता है कि बरवक्त खुफिया इत्तलात की फराहमी कितना अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन हमारे दोस्त बल्कि ज़रार के ज़्यादा अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दूध तो दिया लेकिन मेंगनिया डाल के। वो ये कह रहा था, सॉरी 180 डिग्री। मुझे इसलिए मुझे ये बताएं कि मेंगनिया आज के लिए 100% आप ठीक कह रहे हैं, कल की ट्वीट का भी इंतजार करें ट्रंप का। नहीं, लेकिन वो तो आपको पता है ट्रंप है, वो ट्रंप है कर रहे हैं ना। नहीं, अब तक का रिकॉर्ड बता रहा है उसका। अगर अभी की हम बात करें तो आई एग्री। देखो यार, ये तो कम से कम आज के लिए तो आप मजाक की बात है, लेकिन मजाक की नहीं है, सीरियस बात है। कम से कम आज की हद तक ठीक है। बिल्कुल, ये बात आपकी कल का नहीं पता। देखिए, क्योंकि अगले 5 मिनट का नहीं पता होता सर। इट्स नॉट हैपनिंग। जाहिर है आइसोलेशन में नहीं हुआ ना, नहीं। इसमें इंटेलिजेंस टिप आई थी, उसके वक्त आज जो है फॉरेन ऑफिस में एक अमरीकी वफ़द भी मौजूद था, स्टेट डिपार्टमेंट के हाईएस्ट ऑफिशियल्स भी वहाँ मौजूद थे जो बाद में आर्मी चीफ से भी जाकर के मिले। तो थिंग्स आर मूविंग और मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बेहतर है जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जिस तरह भारत खुश हो रहा था फ्रैंकली कि पाकिस्तान तो गयो कि बिल्कुल अब तो जो है अमेरिका आपको वो नहीं करेगा, वो अपनी पोजीशन से नीचे आएंगे तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो रखेंगे उसमें गुंजाइश कि हाँ जी हमने कहा था तो देखें वो मान गए। मतलब उन्होंने ये बिल्कुल पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने बल्कि कहा कि उन्होंने ऑनर किया और इस तरह के अगर जॉइंट ऑपरेशंस करते रहेंगे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक बेहतर हो जाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के जो बयान है, स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है, उसमें कहा है कि आवर डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड। तो ये ज़ाहिर है कि स्टेट डिपार्टमेंट की ज़बान है। अच्छा, ये जो आज हुआ है ना, ये मतलब है तो ये पॉजिटिव, इनफैक्ट बहुत ही पॉजिटिव है। ऊपरी सतह में जो भी होता रहता है, तलखियां एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ऑन द ग्राउंड काम हो रहा है। अच्छा देखिए, इसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़, इसमें दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ एक लिहाज से। वो कैसे कि ट्रंप कह सकते हैं कि जी मैंने कहा डू मोर, दे डिड इट। ओबामा की वो नहीं सुनते थे, मेरी रिस्पेक्ट करते, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, और इनके लोग रिहा हो गए। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था USIP में, मेरा ख्याल है कि जी अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ सेफ हेवन्स है, अगर आपके पास कुछ इंटेलिजेंस है, आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें, हम आपको करके दिखाएंगे। तो ये भी बात साबित हुई है। और ये यही बात है कि देखें 5 साल तो वो वहां रहे ना, ये तो किस वक्त हुआ ये ऑपरेशन कि जब वो कुरम एजेंसी में दाखिल हो रहे थे, उनकी गाड़ी के टायरों को बस्ट किया गया और वहाँ से ऑपरेशन। तो इसका मतलब 5 साल तो वो अफगानिस्तान में ही रहे ना, पाकिस्तान में तो नहीं थे। जिस तरह मतलब बहुत से लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा जी ये भी यहाँ से बरामद हो गए हैं, और ये सारा पूरी खबर नहीं पड़ी ना। तो ये शिफ्ट हो रहे थे, एक अच्छी इंटेलिजेंस की मेरे ख्याल में शुरुआत है। और ट्रम्प जैसे मतलब को काबू करना ऐसे मौके पे जब वो बहुत बिलबिलाए हुए हैं नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी, तो मेरे ख्याल में
हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारे बारे में जिस तरह की पेशिंग गोइयाँ नजूमी निकाल रहे थे कि अब ये बिल्कुल आइसोलेशन हो जाएगी और अमेरिका भी प्रेशर डालेगा वो करके, तो थिंग्स वुड बी बेटर। और दूसरा आप ये भी देखें कि ही नेवर सेड के डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू पाकिस्तानी मिलिट्री, उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, और हम तो थोड़ा सा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रम्प की इतनी गहरी सोच नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप ये समझ नहीं वो तो उसको तो वो देखो मोहम्मद बशीर भी पकड़ के दे देगा तो वो उसको भी वो कर लेगा। जिस तरह हम अपने लोकल सियासतदानों की हर बात की बाल की खाल उतारते थे, ये कहा, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है ट्रम्प के साथ। आई एम जस्ट सेइंग कि ही इज रिस्पेक्टिंग एज अ कल का भी इंतजाम कर लो कि उसकी नई ट्वीट पे तुम लोग क्या कहोगे। वो तो कोई मसला नहीं, वो तो सर देखिए ट्रम्प हर दूसरे के बाद अपनी गेम चेंज करता है, देखो चेंज करते हैं। मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रहा। इस गेम में दो मुल्क नहीं है, पाकिस्तान है, अमेरिका है और ट्रम्प है। जो ओके ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ज्यादा गहरी बात नहीं, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। रेक्स टिलरसन के साथ उसने जो किया है, उसके बाद क्या मेरा ये जो है बिल्कुल लायानी है एनालिसिस के, तब दुनिया के साथ ताल्लुकात में तीन फरीक, दुनिया, अमेरिका और ट्रम्प। हाँ नहीं वो आई एग्री विद यू कि वो कभी भी बिखर सकते हैं, लेकिन मैं उनके ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो ऑपरेशन ग्राउंड पर हुआ है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अब पपियां जपियां हैं। हाँ ऑब्वियसली ये केस टू केस बेसिस चलेगा। और ट्रम्प का तो मतलब वो बाथरूम जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं न्यूक कर दूंगा, निकलता है तो कहता है कि मैं न्यूक नहीं करना, वो उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल डायरेक्शन आपकी फ्रेंडली नहीं है, लेकिन एट सम पॉइंट समवेयर इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी की एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरा ख्याल है कि ये एक रियलाइजेशन है कि यार यू डोंट हैव टू लाइक ईच अदर, लेकिन आपको थोड़ा बहुत साथ ताउन करना पड़ेगा। फिर अफगानिस्तान के साथ ये ताउन दिहाड़ी की बुनियाद, हाँ तो दिहाड़ी यही कह रहे हैं, महाना की ये पर ऑपरेशन की बुनियाद पे ना। लेकिन दो तीन अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे आर्मी चीफ गए थे अफगानिस्तान और फिर अशरफ गनी ने फैसला किया अब 16 को ओमान में जो 4 नेशन टॉक्स हो रही हैं तालिबान की, तो थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। और मेरे ख्याल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के उससे मुज़ाकरात से भी बाहर जी निकल आए, ये भी साथ साथ चल हमेशा सर वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप्स बैक, टू स्टेप्स फॉरवर्ड, वन स्टेप्स बैक। ना ज्यादा खुश होना चाहिए और ना ही ज्यादा पेसिमिस्टिक, लेकिन मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेनी कुछ ना कुछ इत्मीनान की बात जरूर है। 24 घंटे में लग पता जाएगा। तो सर दिहाड़ी की तो बात हो गई ना सर, तो अब मतलब कितनी बात करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी पार्लियामेंट में सिर्फ हंगामा आ रहा ही नहीं हो रही, कानून साजी भी हो रही है। जैसे आज अमूर दाखिला से मुताल्लिक़ जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने कम सनी में शादी के इम्तना से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल मजरिया 2017 को गैर इस्लामी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। बिल में के मसवदे में लड़की की शादी की उम्र 16 बरस से बढ़ा के 18 बरस करने की तजवीज़ दी गई थी। कमेटी के चेयरमैन जनाब रहमान मलिक साहब जी, उन्होंने कहा कि ये जो है 16 बरस से बढ़ा के 18 बरस करने की तजवीज़ ये इस्लामी ज़वाबित के मुनाफी है और मैंने इस बारे में उलमा से भी बात की है। जब ये वज़ीर दाखिला थे तो वो सूरह इखलास जी याद है, वो अचानक से याद है। अच्छा, आम तौर पे हुकूमत जो है वो कानून साजी में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की मदद लेती है, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो चेयरमैनशिप की सीट है वो पिछले 1 साल से तकरीबन खाली है, लिहाजा उससे तो राय नहीं मांगी जा सकती, इसलिए कमेटी के चेयरमैन जो हैं दीगर उलमा के पास गए। ये बिल पेश किया था सेनेटर सहर कामरान ने। जब ये बिल मुस्तरद किया गया आज, तो उस वक्त जो मूवर थी वो खुद मौजूद नहीं थी, हालांकि उन्होंने कमेटी के चेयरमैन यानी रहमान मलिक से पेशगी कहा था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी किसी वजह से, लिहाजा इस बिल पे गौर आगे उठा रखा जाए, डेफर कर दिया जाए।
क्योंकि वो इस दौरान अपने इस बिल पे कमेटी के बाकी अरकान से भी डिस्कस करके उन्हें कायल करने की कोशिश करना चाहती हैं, लेकिन रहमान मलिक साहब को शायद कोई उन्हें भी ज़रूरी काम था तो उन्होंने जल्दी कर दिया। अच्छा, एक से मैं इंटरप्ट करूंगा। 3 और बिल थे, हाँ ठीक है, जिनको डिफर किया गया है क्योंकि उनके मूवर्स नहीं थे। नहीं। हाँ, इसका भी मूवर नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा, मुस्तरद जो किया गया तो उसमें कमेटी के एक रुकन है सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी। उन्होंने कहा कि अगरचे मैंने बिल को मुस्तरद करने के हक़ में वोट तो दे दिया है, मगर मैं समझता हूँ कि कमसिनी की शादियाँ बच्चियों से उनकी मासूमियत और उमंग छीन लेती हैं, इसलिए इस मसले का कोई हल ज़रूरी है। हाँ, कोई कानून होना चाहिए। ये कानून ये मुस्तरद करने के बाद उन्होंने ताहिर मशहदी साहब ने, अच्छा मुझे याद आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सिंध असेंबली ने बहरहाल ऐसा बिल पास किया हुआ है। बिल्कुल जी, वो है। और भी इसमें बहुत डिटेल्स हैं। देखिए, ये तो हम इस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो मौजूदा कानून है उसमें भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। और मैंने बात की थी दिन में फैसल नकवी साहब से, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस मौजू पर उनकी काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इन टर्म्स ऑफ केसेस, और इस पर काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो मैंने फैसल नकवी साहब से पूछा कि इस कानून का बैकग्राउंड क्या है और जो मौजूदा कानून है उसमें क्या मसले मसाइल हैं, और क्या इस अमेंडमेंट, अगर ये अमेंडमेंट आ जाती तो मसले हल हो जाते। तो देखिए क्या कहते हैं। अच्छा देखिए कि ये कि किस उम्र पे शादी हो सकती है लड़की की, ये तो इशू तकरीबन 100 साल से ये कानून में जो है ना इसको देखा जा रहा है। 1929 में बल्कि ये इशू सबसे पहले जो है इसके ऊपर कानून पास हुआ था इंडिया में। इसमें कायदे आज़म की बड़ी मशहूर स्पीचेज़ हैं जिसमें उलमा ने उनकी मुखालफत की थी, क्योंकि तब वो उम्र जो है, सबसे कम उम्र जो है जिस पे शादी हो सकती है, वो 16 साल उन्होंने रखी थी। उसके बाद सिंध हुकूमत ने 2014 में इसको 18 साल किया था, और अब जो बिल जो नेशनल असेंबली में था, ये जो सेनेट में था, इसमें आई गेस पूरे मुल्क में 18 साल करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे इसके साथ जो है मतलब कि कोई नज़रियाती इख्तलाफात नहीं है, कानूनी इख्तलाफात हैं। इसमें मसला ये है, सबसे पहली बात यह कि जो आप उम्र बढ़ाते हैं उससे कोई इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जो कम उम्र बच्चियों की शादियाँ होती हैं उसमें मसला ये होता है कि कानून के तहत, कानून में ये लिखा हुआ है कि जो आदमी 16 साल या 18 साल की बच्ची के साथ शादी करेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसको 3 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा। लेकिन जो शादी है वो शादी फिर भी जायज़ रहती है। तो यानी कि जब वो आदमी जो है, जब वो 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलता है तो वो और उसकी बीवी जो है वो फिर जिंदा रह सकते हैं, वह गठे रह सकते हैं। तो इसलिए इस कानून का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता उस लिहाज से। तो अगर आप वाकई में चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आपको जो अगला जो है इकदाम वो लेना पड़ेगा कि आपको कहना पड़ेगा कि जी ना सिर्फ कि जो मर्द जो है जो शादी कर रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन ये शादी भी ये नाजायज़ है और इसको जो है कानून जो है वो कबूल नहीं करेगा। उसके अलावा आप 16 करें या 18 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा मसला ये कि आप इस शादी को नाजायज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उलमा का ख्याल है कि जो औरत जो है वो प्यूबर्टी में आ चुकी हुई है, कि बलूगत में तो उसके लिए शादी करना जायज़ है। अब 150 साल पहले तक तो हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं कि प्यूबर्टी जो है वो अमूमन 16-17 साल की उम्र पे होती थी। अब आपका मसला ये कि क्योंकि साइंस की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, डाइट में तब्दीली की वजह से बच्चियों की प्यूबर्टी की एज जो है वो 16 साल से बदल के 9 साल और 10 साल तक हो चुकी हुई ऑन एवरेज। अब 16-17 साल की लड़की जो होती है वो बालिग होती है, 9-10 साल की बच्ची जो होती है वो बच्ची होती है, उसकी अकल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके सिर्फ जिस्म में फ़र्क पड़ा है। तो आप अगर कह देंगे कि जी 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना जो है या 10 साल की बच्ची के साथ जो है वो कानून के मुताबिक जायज़ है, और हो सकता है कि जो आदमी उसके साथ शादी करे वो चाहे 3 साल के लिए जेल जाएगा, तो फिर बात बनती नहीं है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि एक तो आपको कहना पड़ेगा कि जी शादी की उम्र तब जायज़ होगी या शादी तब जायज़ होगी जब लड़की 16 साल की होगी, उससे पहले हम नहीं मानेंगे। इसके ऊपर जो हमारे एज ए सेट जो उलमा हैं उनको कोई इख्तलाफ है। ये पहले मामला भी था नेशनल असेंबली में, उस वक्त काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इस पर कोई स्टेटमेंट्स दी थी कि जी कोई भी उम्र जो है सवाए प्यूबर्टी के उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये मामला छोड़ दिया था। तो अब मज़ीद इशू ये है कि क्योंकि
जो इशू जो है ये ये आप जराइम की बात कर रहे हैं, आप पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, ये अमूमन जो है ये इशू जो है ये फेडरल हुकूमत के वफाक के दायरा इख्तियार में आता ही नहीं है। इसीलिए सिंध हुकूमत ने कानून बनाया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सेनेट इसके साथ क्यों जो है वो कानून बना रही है, सवाल ये कि वो इस्लामाबाद के लिए बना रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी क्रिमिनल प्रोसीजर में एक उसके तहत एक इशू है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप इसके साथ डील कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीजर का मामला नहीं है, ये एक सब्सटेंटिव इशू है। ये प्रोविंसेस को अलग-अलग डील करना पड़ेगा और इसलिए जो है मेरे ख्याल से तो बेहतर ये है कि प्रोविंसेस इस पे जो है वो लेजिस्लेशन पास करें। फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल लेजिस्लेचर का इसके साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। जी, तो मुबशर आप सिंध हुकूमत का आपने सवाल किया था, मैं ख्याल आपको जवाब मिल गया। अच्छा, एक और सवाल मैंने किया और वो ये कि अक्सर हम देखते हैं कि जब कानून और उलमा इकराम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ क्लैश आए तो केस कंडक्ट करने में भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो वो भी मैंने पूछा फैसल नकवी साहब से कि आपका कोई ज़ाती तजर्बा है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का, और जजेस के यूजुअली क्या एटीट्यूड होता है इस तरह के केस में जब इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स पेश की जाती हैं? सुनिए। देखिए, जजेस के लिए भी मुश्किल होता है। एक केस मैंने किया था, उसमें एक बच्ची थी, उसके कागजात के मुताबिक वो 15 साल की थी या 14 साल की थी। तो हमने वो एक हेबियस की पिटीशन दर्ज की थी कि जी इसकी शादी नहीं हो सकती और ये सिंध से इसको उठा के लेके आए और ये कानून के ख़िलाफ़ है। उन्होंने जवाब ये दिया कि जी ये लड़की जो है ये बालिग है, प्यूबर्टी हिट कर चुकी हुई है, बल्कि शादी इसकी सही अपनी मर्ज़ी से हुई है और अब ये प्रेग्नेंट भी है। अब पहले जो जज साहब जो थे उन्होंने तो खैर मेरी बात सुनी नहीं थी। उनको जब मैंने कहा था कि जी 16 साल से कम की जो उम्र की जो शादी होती है वो कानून में जायज़ नहीं होती, तो उन्होंने तो हाथ उठा के कहा था कि जी या मैं आपके कानून को मानूंगा या मैं अपनी शरीयत को मानूंगा। वहाँ से हम डिसमिस हो गए थे। बाद में जब अपील में गए थे तो जो जज साहिबान थे उन्होंने कहा जी कम से कम हम बुला के लड़की से पूछें कि भाई आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की कि नहीं की। वो बीवी जो थी वो अपने शादी के कपड़े पहन के, जेवर पहन के उन्होंने अदालत में आई। 15-16 साल से तो उम्र उनकी शायद उस वक्त ज़्यादा लगती थी। उनका जी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो उस वक्त जज के पास और क्या ऑप्शन है कि वो कहे नहीं जी आपको मैं ज़बरदस्ती अपने घर भेजूंगा। ज़ाहिर है ये प्रैक्टिकल मुश्किलें हैं जब आप मुकदमा लड़ते हैं और कानून अगर वाज़े ना हो तो ये होता है। फैसल नकवी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, जो बिल की मूवर हैं सेनेटर सहर कामरान, उन्होंने भी एक मुतबादिल फार्मूला पेश किया है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी बात यह है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं और आप वाकई समझते हैं कि कम सिनी की शादी में उसको फ़िज़िकल डैमेज, उसकी तालीम का हर्ज हो सकता है, सेहत के मसाइल हो सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए। इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों को शनाख्ती कार्ड कब मिलता है? 18 साल के जब वो होते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर की उम्र भी 18 साल है। अगर हम खातून की कम से कम उम्र 16 बरस रखना चाहते हैं तो फिर यूं करें कि शनाख्ती कार्ड पे भी जो है उम्र वो भी कम से कम 16 साल कर दें, वोटर की उम्र भी 16 साल कर दें और ड्राइविंग लाइसेंस की भी 16 साल कर दें। होता ये है कि जब उन्होंने कहा कि अक्सर मिसालें हैं कि 9-10 बरस की या 11 बरस की बच्ची जो है उसकी शादी जब होती है तो वो सबूत का चक्कर पड़ जाता है कि जी वो कहते हैं जी इसकी तो उम्र पूरी हो गई है, वो कहते हैं जी कमसन है। तो उसकी वजह से शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से उमूमन ये चीज़ साबित नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि ये वाकई कम सिनी की शादी है। तो ये बड़ी मेरा ख्याल है एक प्रैक्टिकल एक तजवीज़ है कि फिर कोई तो सबूत हो ना उसकी उम्र का। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको ना मतलब बिल्कुल देखें, इसमें एक दीनी एस्पेक्ट है जो अभी फैसल साहब ने एक्सप्लेन किया। ज़्यादा मसला होता है सर क्लास और इनकम का, ठीक है। आप देखेंगे कि शहरों में और हायर इनकम में चाइल्ड मैरिज कम होती है, ये होता है ज़्यादा देहात में। लेकिन अब जैसे ये बात कर रहे हैं कि सपोज करें कि 11 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ गई, आपने कहा कि जी
ये अब बिल्कुल शादी कर सकती हैं, आपने शादी करा ली। हेल्थ इश्यूज जो होते हैं ना वो बहुत बहुत खौफनाक होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो यूजुअली क्योंकि लोअर इनकम होता है तो वैसे ही उनका आयरन लेवल कम होता है खून का, माँ का मैल न्यूट्रिशन होती है, एनीमिया होता है, बच्चे पर भी असर आता है। फिर अगर लड़की की जिस्म डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, तो फिस्टुलाज हो जाते हैं सर, और ये तो मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता कि इसकी फिर क्या असर होते हैं। तो आलमी इदारा सेहत जो है वो भी यही कहता है, ये जो आपने चीज़ें बताई उसी की बुनियाद पे WHO के मुताबिक कि जो 15 से 18 साल के दरमियान की बच्चियों की अमवात के असबाब हैं, मेन असबाब, उनमें ये सबब भी शामिल है कि कमसिनी में जब शादी हो जाती है और वो प्रेगनेंसी की जो पेचीदगियां हैं बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उनका जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक जो अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन है उसमें भी सिफारिश की गई है कि शादी की कम अज़ कम उम्र जो है वो 18 साल मुनासिब। बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की, तो जब इस मौजू को मैं रिसर्च कर रहा था तो यार ये काफ़ी इंटरनेशनल इशू है चाइल्ड मैरिज का, और इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स इस पे सारी इंटरनेशनल मिसालें, काफ़ी मिसालें। मैं ये कह रहा था कि एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कमसिनी में शादी करने के ख़िलाफ़ जो लेजिस्लेशन है वो पाकिस्तान के ऐवान बाला में तो मंजूर ना हो सकी। इत्तफ़ाक़ की बात है कि कल ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की जो भी शादी होगी और उस लड़की जो ये शादी करेगा कमसिन बच्ची से, वो रेप तस्वुर किया जाएगा, उसको शादी की शक्ल नहीं दी जाएगी। वहाँ भी ये मसला पड़ा था क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उनका, उसमें भी ये बात खासी उसमें बहस हुई। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगा ना। हाँ, नहीं करेगा, लेकिन कानून जो है वो उन पे लागू होगा, उनको करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल कानून है। अच्छा, अब ये प्यू रिसर्च से आप वाकिफ होंगे। प्यू रिसर्च की एक स्टडी आई थी, पिछले साल की बात है, कि तकरीबन 200 ममालिक की स्टडी की थी, एंड मेजॉरिटी 153 में 18 साल की ही मिनिमम एज है, लेकिन 153 ममालिक तकरीबन, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस भी होती हैं, ठीक है, कि जैसे कि बहुत ममालिक में अगर वालिदैन राजी हों लड़की के तो एक्सेप्शन की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट इजाज़त दे, अदालत इजाज़त दे या गार्डियन इजाज़त दे तो फिर भी शादी हो सकती है। यूरोप में 2 जगह हैं, मुल्क नहीं है लेकिन टेरिटरीज कह सकते हैं आपने, एंडोरा और स्कॉटलैंड, जहाँ 16 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हैं, ख़वातीन लड़कियाँ कर सकती हैं, ठीक है। अब मेजॉरिटी में एज फॉर वुमेन इज़ लेस देन एज फॉर मैन, ठीक है। सूडान में जैसे 15 साल की उम्र में लड़के शादी कर सकते हैं, लड़कियां 10 साल की उम्र में अलाउड टू मैरी। अच्छा, सूडान, जी बिल्कुल। इंडिया की तो आपने अभी बात कर ली। 6 ममालिक हैं जिनमें कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च, ठीक है। साउथ सूडान, सऊदी अरब, इक्वेटोरियल गिनी, गैम्बिया, सोमालिया और यमन। किसी भी उम्र में शादी हो सकती है। इक्वेटोरियल गिनी में मुझे नहीं पता कि क्या वजूहात है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट ये है। कुछ ये डेटा है ईरान का फ्रॉम यूनिसेफ के वहाँ पर 17% जो लड़कियां हैं वो 18 साल की उम्र से कम में शादी होती है। एक और मैंने अभी चीज़ पढ़ा था, उसकी मैं 100% तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान के सिविल कोड के मुताबिक 13 साल में लड़की शादी कर सकती है और 15 साल में लड़का शादी कर सकता है। अगेन आई कांट कंफर्म, लेकिन जो सबसे जो हैरानकुन बात मुझे जो कम से कम मेरे जो सामने आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स में चाइल्ड मैरिज के बहुत केसेस हैं और वो लीगल है। 2000 पिछले 15 सालों में अभी एक स्टडी आई थी, 2 लाख से ज़ायद बच्चों की शादियां हुई हैं
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अच्छा ये क्यों था? अच्छा 3 इनमें से 10 साल की लड़कियां थी, एक 11 साल का लड़का था। तो वहाँ जो अच्छा, नहीं है, नहीं ये जैसे अभी फैसल नहीं बता रहा था कि यार ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हाँ, ये मसला हाँ, है। यूएस फेडरल लॉ में 18 साल है, लेकिन हर स्टेट अपने आप डिफाई कर सकता है। इसी मई में हम बात करते हैं ना कि यार उलमा इकराम इसमें बीच में बात करें, न्यू जर्सी का जो गवर्नर है रिपब्लिकन है, क्रिस क्रिस्टी, वो एक उनके सामने कानून आया था जिस अगर वो साइन कर देते तो न्यू जर्सी अमेरिका की पहली रियासत होती जिसमें कंप्लीट बैन होता चाइल्ड मैरिज पर। वही जो मैंने एक्सेप्शंस की बात की ना, उसने नहीं किया, उसने कहा कि नहीं जी ये तो फिर दीनी मसले मसाइल हैं, इसको मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। इंटरेस्टिंग ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग केसेस हैं कि जो यंगेस्ट शादियां हुई हैं यूएस में पिछले 15 साल में, वो अभी मैंने कहा 3-10 साल की लड़कियों ने शादियां की, 24, 25 और 31 साल के मर्दों से। जो सबसे जो छोटी उम्र का दुल्हा था वो 11 साल का था और उसने एक 27 ईयर ओल्ड से शादी की। और ये भी सुन लें कि एलाबामा में एक 14 साल की लड़की ने एक 74 साल के आदमी से शादी। ठीक, सोच लो। अच्छा पाकिस्तान, तो ये भी होता है। पाकिस्तान में अगर दोबारा आए, क्योंकि सूबों को भी इख्तियार है इसमें कानून साजी का, मेरी ज़ाती राय है कि ये मरकजी इख्तियार होना चाहिए। इसलिए अजीब सा लगेगा कि अगर बलूचिस्तान की असम्बली पास करती है जी 16, KP कहते हैं 14, सिंध ने ऑलरेडी लॉ बना दिया 18 का, या पंजाब कुछ और करता है, तो ये एक सर ये होगा ना कि आप सिंध आए, हाँ पुलिस ने कहा निकाहनामा का है, अच्छा चलो जेल, हाँ, बलूचिस्तान में आप फ्री हो, हाँ, तो ये बिल्कुल आई एग्री विद यू, ये ऐसा बड़ी अजीब चीज, हाँ ये अजीब सा, ये हाँ, मरकज के ही लेजिस्लेशन होनी चाहिए मेरा ख्याल है जी। आज जनाब जुमेरात था, कल है जुमा, आपकी अदालत होगी, हम कटहरे में होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।